ओके, ऐसा है जी कि आज हम जो चीज शुरू कर रहे हैं वो वही कंटिन्यूटी है हमारी सेकंड चैप्टर ही की चीजें, जो अनसर्टेनिटी की बात की थी लास्ट टाइम हमने आखिरी। अब हम चेंज की बात करें, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चेंज की। अच्छा, मैं हम्म। आज थोड़ा सा आपको वो भी ओवरव्यू दूंगा कि फिफ्थ एडिशन में क्या आ गया है। और वो जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि वो प्रोजेक्ट डिलीवरी, प्रोग्राम डिलीवरी अलग चीज है, और वो क्या नाम है उसका, जो बेनिफिट डिलीवरी है वो अलग चीज है। राइट। तो वो उन्होंने बहुत वाजे करके डायग्राम दे दिया है कि ये प्रोग्राम डिलीवरी है, ये बेनिफिट डिलीवरी है। तो ऐसी अच्छा जी। वजह इन्होंने कंफ्यूजन डाली हुई है स्टैंडर्ड में। वो बार बार बेनिफिट डिलीवरी और प्रोग्राम डिलीवरी को इकट्ठा ही कर जाता है। तो हाँ इन्होंने प्रेम। कुछ चीजें करेक्ट की हैं। और मजे की बात ये कि लाइफ साइकिल में 5 चीजें होती थी ना, जो आपने पढ़ी जी है, अब 6 जी। हो गई हैं। वेरी गुड। अब उन्होंने कोलैबोरेशन डाल दी है। और कोलैबोरेशन का मकसद है कि नॉट ओनली विद इन दी प्रोग्राम, बट जो इसके बाहर की चीजें हैं, पोर्टफोलियो के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, जो अलग वो उनकी उनके साथ कोलैबोरेशन है। लेकिन हमने कोलैबोरेशन पढ़ा भी तो था ना सर। मतलब जब हाँ, हमने वो एक हल्का अलग सा जिक्र सब्जेक्ट। जरूर आया था। हाँ। लेकिन ये है कि वो मैंने उस वक्त ये कहा था आपको कि यार एरिया तो 5 है, लाइफ साइकिल तो 5 है, कि छठी चीज बिला वजह बीच में डाल दी है। वो बिला वजह इन्होंने इसलिए डाली थी उस वक्त। उस वक्त हम्म। लाइफ साइकिल का हिस्सा नहीं बनाया था, लेकिन बीच में डाल दी थी। तो अब वो जो है वो राइट। बाकायदा तौर पे कोलेबोरेशन एक लाइफ साइकिल का हिस्सा बन गई है। 6 हो गए हैं भाई। तो डायग्राम थोड़ा सा बदल भी गया उसको। राइट। वैसे तो बात करते हैं प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चेंज के हवाले से। तो हमें इस बात का तो पता है कि प्रोजेक्ट में किस तरह चेंज आती है। वो चेंज कंट्रोल का प्रोसीजर है, ये है वो है सारा कुछ। अच्छा, नए स्टैंडर्ड में उन्होंने ये भी कर दिया है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट को एजाइल के साथ अलाइन कर दिया है। ये जो फोर्थ एडिशन तक आप जो चीजें पढ़ते आए हैं हम लोग, उसमें ये सारा हम्म। प्रिडिक्टिव ही था सिलसिला प्रोग्राम मैनेजमेंट का। हम्म। अब इन्होंने बाकायदा उसको अलाइन किया है एजाइल के साथ भी। तो अब हम्म। ये जैसे सेवन्थ एडिशन था ना हमारा, उस तरह की हम्म। चीज जो है वो बन गई है। बट एनीवे, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चीजें वही हैं जो हमने पढ़ी है। एक्सेप्ट फॉर थोड़ी रीऑर्गेनाइजेशन चीजों की कर दी है। कुछ आइटम नए डाले हैं, वो मैं बात करूंगा आपके साथ। तो प्रोग्राम मैनेजर जो है नीड्स टू कंसिडर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चेंज। अब ये देखें कितनी मजे की बात है कि प्रोग्राम मैनेजर तो बॉस है पूरे सारे सिस्टम का। प्रोग्राम भी चलाना है उसने, प्रोग्राम एक्टिविटीज भी करानी है, नीचे प्रोजेक्ट उसके नीचे सबॉर्डिनेट है। अब वो तो इनका स्पॉन्सर भी है ना, प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो है सारे प्रोजेक्ट्स का स्पॉन्सर है। तो उनकी जो चेंज मैनेजमेंट है अप्रूवल के लिए किसके पास आएगी? प्रोग्राम मैनेजर। यहाँ से तो कनेक्शन प्रोग्राम मैनेजर का उसके साथ भी बनता है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज नहीं करता, लेकिन लाजमी बात है कि जो चीजें उसकी एस्केलेशन पे आप बात में आएंगी तो वो वाली चेंजेस को भी ये उनके फैसले भी देगा। और प्रोग्राम की चेंज कैसे होनी है वो भी इसने संभालनी है। लेकिन उसको यूं समझ लीजिए कि प्रोग्राम मैनेजर की प्रोग्राम के अंदर कोई तब्दीली अगर हो, प्रोग्राम लेवल की तब्दीली, नॉट प्रोजेक्ट लेवल की, प्रोग्राम लेवल की कोई तब्दीली हो, तो चेंज रिक्वेस्ट किसको जाएगी? ये जो चेंज रिक्वेस्ट प्रोग्राम। करेगा ये किसको भेजेगा? ये पोर्टफोलियो। या और पोर्टफोलियो होगा, या जो भी इसका स्पॉन्सर होगा। अब वो तो हमें नहीं जी जी। पता कि क्या सिनेरियो है, उसके ऊपर पोर्टफोलियो बैठा है या डायरेक्टली स्ट्रेटजी है या क्या है। जी जी। मगर जो भी जी। इसका स्पॉन्सर है, वो प्रोग्राम बोर्ड होगा, प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी भी हो सकती है। और राइट। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि जो स्पॉन्सर होता है प्रोग्राम का वो इंडिविजुअल नहीं होता, ग्रुप होता है। ठीक है जी। हम्म। आपको पोर्टफोलियो भी हो सकता है, वो अपना स्टीयरिंग कमेटी भी हो सकती है, जो भी कोई गवर्नेंस कमेटी भी हो सकती है, जो भी आप नाम दे दें। तो उनके पास तो चेंज रिक्वेस्ट जाएगी उस बोर्ड के पास। चेंज रिक्वेस्ट कंट्रोल बोर्ड टाइप का जो होगा प्रोग्राम के लेवल पे, उसके पास हम्म। जाएगी। और अब ये आप समझ लीजिए कि नीचे से जो चेंजेस आ रही हैं वो इसको एस्केलेट हो रही हैं, ये उनके फैसले दे रहा है। और इसके जो मामलात हैं, जो पूरे प्रोग्राम से रिलेटेड चेंजेस हैं, या ऐसी चीजें हैं जो प्रोजेक्ट लेवल की थी लेकिन प्रोग्राम लेवल की अथॉरिटी से बियॉन्ड थी, वो सब चीजें प्रोग्राम चेंजेस के तौर पर बोर्ड में जाएंगी, चेंज कंट्रोल बोर्ड में जाएंगी। और वो फिर उनके फैसले देंगे। मगर ये जितनी भी फिलॉसफी है, ये बनी हुई है प्रोडिक्टिव के हिसाब से। ठीक है जी। मैं आपको आखिर में, जब ये खत्म हो जाएगा आपका कोर्स, तो मैं आखिर में आपको जरा तफसील से इंट्रोड्यूस करा दूंगा फिफ्थ एडिशन के साथ, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ लर्निंग द नॉलेज रादर देन ठीक है। सर्टिफिकेट तो आप चलो कर ही लेंगे।
लेकिन आपको राइट थोड़ा पता भी हो ना कि अब आगे क्या है और किस तरीके के साथ इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ राइट है। एनीवेज जी, तो एक बात तो ये कि ये दो तरह की तब्दीलियों के साथ डील करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो है जो प्रोग्राम से ऊपर की तरफ आ रही है, और एक्सटर्नल वो है जो बाहर बाहर देखें ना, इसके इसका कितने लोगों के साथ इसका लेना देना है। आपको बताया था कि स्टेक होल्डर ही बड़े हैं, सारे प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर भी इसके स्टेक होल्डर हैं, और जो बड़े लेवल के प्रोग्राम स्टेक होल्डर हैं, और बल्कि यहाँ कह लीजिए जो स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर हैं, उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही हैं, चेंज रिक्वेस्टें आ रही हैं। तो इसको बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो वो इसकी एक्सटर्नल चेंज है। और लाजमी बात है, अगर वैसी कोई चेंज आएगी तो उसका अप्रूवल बोर्ड में जाएगा। इंटरनल चेंजेस जो हैं वो चेंजेस विद इन दी प्रोग्राम है, उसके जो सब्सिडरीज हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी तरफ से आ रही हैं। और जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं, दे नीड टू अडॉप्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आ सकती हैं, स्टेक होल्डर की तरफ से भी आ सकती हैं, इन ऑर्डर फॉर इट टू बी एबल टू एक्सप्लॉयट द बेनिफिट्स क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो बेनिफिट बना रहा है ना, तो उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई तब्दीली करनी पड़ सकती है, और बाहर से रिक्वेस्ट आ सकती है। तो ये जनाब दो किस्म की तब्दीलियां हैं, अंदरूनी और बैरूनी। फिर है जी मैनेजिंग चेंज को कैसे मैनेज करना है। अच्छा जी, इश्यूज रिलेटेड टू चेंज शुड बी एड्रेस डिफरेंटली विद इन प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट। जो मसाइल हैं वो प्रोजेक्ट के लेवल पे जरा हल्के हैं, प्रोग्राम के लेवल पे काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो चेंज से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए होगी। प्रोजेक्ट जब चेंज को डील करते हैं तो वो स्कोप टाइम और कॉस्ट की बात करते हैं, ज्यादा क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो उनका जो जिंदगी का महवर है प्रोजेक्ट का, वो बस इन तीन चीजों पे है, स्कोप टाइम और कॉस्ट पे, और किसी हद तक क्वालिटी पे भी। तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर वो रहते हैं। लेकिन प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोग्राम तो डिलीवरेबल नहीं बना रहा ना, प्रोग्राम तो हम्म बेनिफिट बना रहा है। तो इसका मतलब है प्रोग्राम कुछ और लेवल की चीजें हैं। तो यहाँ पे इस सोच में नहीं रहना कि यार ये स्कोप टाइम कॉस्ट को मैं कंट्रोल करूँ, क्योंकि ये बेकार चीजें हैं आपके लिए दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, लेट देम डू देयर जॉब अकॉर्डिंगली, वो अपना करते रहे, स्कोप टाइम कॉस्ट क्वालिटी। हम्म हमने क्या करना है, दैट दैट इज इम्पोर्टेंट। हमने क्या चाहिए, अब देखिए ना, एक बात उसने मेंशन कर दी कि वो जो बेनिफिट आ रहे हैं उन बेनिफिट को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि हमारा मकसद बेनिफिट, प्रोग्राम का मकसद होता है बेनिफिट रियलाइज कराना, राइट। यहाँ पे कोई डिलीवर नहीं देना, तो डिलीवर नहीं देना, तो स्कोप टाइम कॉस्ट इज नॉट माय प्रॉब्लम एज सच, हम्म बट बेनिफिट डिलीवरी इज माय प्रॉब्लम। तो बेनिफिट डिलीवरी को ऑप्टिमाइज करना एक बात। हाँ, इसके अलावा अब बेनिफिट डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो फिर स्कोप भी होगा, प्रोग्राम का टाइम भी होगा, कॉस्ट भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें एलिमिनेट ही हो जाती हैं प्रोग्राम से, ये है, ये सब चीजें हैं, क्वालिटी भी है। लेकिन किस पर्सपेक्टिव से देखना है आपने, डिलीवरेबल के पर्सपेक्टिव से तो कतई नहीं देखना, आपने देखना है बेनिफिट रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। ये बड़ी हम्म इंपॉर्टेंट बात है। खैर, हम्म इसके ऊपर मजीद बात होती है। एज विद अनसर्टेनिटी, प्रोग्राम्स शुड बी बेटर इक्विप्ड टू डील विद द चेंज because they have the ability to change the direction of a component, cancel a component, or start a new component। अब यहाँ ये देखिए, अनसर्टेनिटी की बात अभी हम पिछले वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। वो कहता है कि अनसर्टेनिटी प्रोग्राम में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? राइट क्योंकि ये एक बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव है, बहुत ही बड़ी चीज है, ह्यूज चीज है। और इसके अंदर जैसे हम कहते हैं कि यार प्रोग्राम को बंद नहीं किया जाता, बल्कि उसको ट्वीक किया जाता है, और कुछ चलाते रहना होता है। और नए जमाने के हिसाब से जो नई टेक्नोलॉजीज है, जो भी कोई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए, तो प्रोग्राम में अनसर्टेनिटी निस्बतन प्रोजेक्ट के मुकाबले में तो बहुत ही ज्यादा है। तो उसको, इन अनसर्टेनिटीज को ऐसे डील करना चाहिए, इसकी चेंजेस ऐसी होंगी कि हम हर वक्त तब्दीली के लिए तैयार हूं, और वो तब्दीली इतने बड़े लेवल की है कि जो कंपोनेंट आपने पहले उनको डायरेक्शन दी हुई है वो चेंज भी हो सकती है। कंपोनेंट को खत्म भी किया जा सकता है कि जी अब तो मेरे लिए गैर जरूरी हो गए हो। जो बड़े बेनिफिट्स हैं उनके लिए, उनके हिसाब से अब मुझे ये तुम्हें बंद करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट ही मैं बंद कर दूं, या एक नया ही कंपोनेंट इजाद करके मैं वहां शुरू कर दूं।
ये प्रोग्राम जो है इसको ये फैसिलिटी अवेलेबल है। हमने ये पढ़ा था पहले जी जी। कि पहले हमने ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि हम्म प्रोग्राम के अंदर चेंजेस हो सकती हैं, बट प्रोग्राम चेंजेस को हम्म उसके ऊपर इम्पैक्ट जल्दी नहीं होंगी। मतलब मैं अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन समझने की हम्म। बात यह है कि प्रोग्राम की चेंजेस, प्रोग्राम ओपन है, चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन उस पर जल्दी असरअंदाज नहीं होती, उसको टाइम लगेगा नहीं तो उस चेंज मतलब के ये है कि लिए। अगर चेंजेस होती हैं तो हम ये नजर तो रखनी है ना चेंजेस के ऊपर, ताकि राइट। मैं उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकूं। राइट। ठीक ठीक है, है। चेंजेस को अगर मैं कहूंगा वो नहीं यार खुला खाता है आण दो, ऐसे नहीं होगा। मुझे सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, और मुझे ये फैसला करना पड़ेगा कि मैं अब अपने कंपोनेंट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज करूं। जिस तरह पोर्टफोलियो के पास ताकत है कि वो किसी भी अपने अंडर प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को बंद होने का कह सकता है या नए को शुरू कर सकता है, तो इसी तरह प्रोग्राम मैनेजर जो है प्रोग्राम के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं उनका माई बाप है। वो किसी को भी खत्म कर सकता है, किसी को भी शुरू कर सकता है, मगर लाजमी बात है कि ये एक चेंज रिक्वेस्ट होगी और इसका अप्रूवल ये खुद से नहीं दे सकता, इसको अपने बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। तो ये चेंज को अनसर्टेनिटी का नाम भी दे रहा है। देखें, अनसर्टेनिटी होगी तो चेंज ज्यादा हो, बात समझ। हम्म। इफ द थिंग्स आर मोर अनसर्टन तो बार बार चेंजेस आएंगी, राइट। अब बार बार से मतलब वही है कि प्रोग्राम की तो लाइफ ही कोई 20 साल है, तो 20 साल में बार बार का मतलब ये नहीं है कि रोजाना चेंज आ रही होगी। वो कोई दो दो तीन तीन महीने बाद चेंजेस आ रही होंगी, और हमें अकोमोडेट करना है और अपना रास्ता हमवार रखना है। अगर तब्दील भी करना है तो हम अपना रास्ता तब्दील करेंगे। ठीक। हमने ये बात भी की थी, तो चेंज है, चेंज किसी न किसी रिस्क को कवर कर रहा होता है, या रिस्क और अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और ये अपॉर्चुनिटी की जी बात कर रहा था ना, ये पीछे जो हमने मेरा ख्याल है पिछली स्लाइड में बात की थी। जी जी लेकिन जी। एक्सप्लॉइट द बेनिफिट ये क्या होता है? ये अपॉर्चुनिटी है ना। अपॉर्चुनिटी है ना। तो जी अपॉर्चुनिटीज को जी। और रिस्क को रिड्यूस करता है, कंपोनेंट्स को तब्दील करता है, और अपने बेनिफिट्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। मतलब भले वो क्या कहते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है बेनिफिट्स में, बेनिफिट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। हम्म अच्छा, फिर वो कहता है कि दोनों में, प्रोग्राम में और प्रोजेक्ट में, there should be a rationale that justifies that the advantages originating from the proposed change will outweigh the potential drawback। देखिए, ये तो एक स्टैंडर्ड चीज है कि चेंज बेशक प्रोग्राम में आ रही है या प्रोजेक्ट में आ रही है, तो एक तरह का बिजनेस केस बन जाता है कि यार ये जो हम चेंज लाना चाह रहे हैं, क्या ये पुराने वाले जो तरीकाकार था जो हम इस्तेमाल कर रहे थे उससे ज्यादा बेहतर है, ये अब हमें ज्यादा बेनिफिट दे पाएगा या ज्यादा एडवांटेज दे पाएगा। यही है बिजनेस केस एक तरह से, जिसके रोशनी में प्रोजेक्ट्स भी अपनी चेंजेस को वेट करवाते हैं और प्रोग्राम भी वेट करवाएगा। लेकिन प्रोग्राम का फिर वही बात है कि पर्सपेक्टिव बड़ा हो गया, तो उसे अपने प्रोजेक्ट्स को भी देखना है और ऊपर भी चेंजेस सजेस्ट करनी है। तो मतलब ये है कि ये बड़ी आंखें खोल के करने वाला काम है, जिम्मेदारी बहुत हम्म बड़ी है। जैसे पोजीशन बड़ी होती है तो जिम्मेदारी बड़ी होती है, तो इस तरह इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो अगर कोई अच्छा प्रोग्राम मैनेजर ना हो, या जो सही तरह से नॉलेज ना रखता हो कि चीजों को कैसे रखना है, बात वही है ना कि आपको अचानक सीईओ लगा दिया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन का, और आपका नीचे का कोई तजर्बा ना हो, तो लाजमी बात है कि आपके फैसले तो अच्छे नहीं होंगे। तो अब वो कहते हैं हम्म कि जो ही आप प्रोग्राम मैनेजर की हैट पहनते हैं ना, तो जरा थोड़ा मुदब्बर हो जाए आप। अब आपको ज्यादा गहराई से चीजों को देखना और समझना पड़ेगा, और लोगों को जो आपने काम सौंपे हुए हैं उनको भी कंपेशनेटली देखना पड़ेगा। सब सबका ख्याल आपने रखना है। और ये जरूर है कि जब भी कोई चेंज लानी हो तो पहले देख लें और ये साबित कर लें कि इस चेंज से जो आप प्रपोज कर रहे हैं, इसके बाद हम जो ज्यादा बेहतर बेनिफिट ले पाएंगे, जो पहले ड्रॉबैक से वो उनसे बेहतर हो जाएगा काम। मतलब इन अदर वर्ड्स, वी आर ऑप्टिमाइजिंग दी बेनिफिट्स। हम अपने बेनिफिट्स को खूब से खूब तर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये बेनिफिट कोई एक वो नहीं है कि ये वो आखिर में टारगेट है, हमने वहां तक पहुंचना है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ प्रोग्राम आपका बेनिफिट ऊंचाई की तरफ लेके जाना है, आपने बढ़ाना है बेनिफिट। ठीक है जी। हम्म स्ट्रेटेजी की भी लाइन है आप,
लेकिन आपने प्रोजेक्ट की तरह नहीं करना कि जी बस डिलीवरेबल डिलीवर हो गया ना। बल्कि वहां भी हम बात करते थे कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑप्टिमाइजेशन की, कि हमने सिर्फ इफेक्टिव नहीं होना, बल्कि हमने एफिशिएंट होना है। एफिशिएंट का मतलब है कि जो हमें कहा गया है करने को, हम उससे कुछ ज्यादा बढ़ के देंगे, मगर एट द सेम टाइम यहाँ वो जरा गोल्ड प्लेटिंग को ध्यान में रखिए, वो नहीं होनी चाहिए। हम्म। गोल्ड प्लेटिंग का मतलब है कि एवं ही बिला वजह के चकमे लगा दें आप बीच में, मतलब जो काउंट ही नहीं कर रहे आपके डिलीवरेबल की तरफ या आपके बेनिफिट की तरफ, तो आप बिला वजह की वो चमक दमक वाले काम कर दें, जो ये फौजी वगैरह बहुत करते हैं। वो जब कोई आता है ना इंस्पेक्शन के लिए, वो पूरे कैंट के दरख्तों को सफेद सफेद लगा कर देते हैं, मतलब नीचे से होता है ना, तो वो एक बड़ा एक्सपेंस वो उससे करते हैं। मतलब चमक दमक है और कुछ भी नहीं है, असल काम की तरफ फोकस करें और उसको करें। एनीवेज जी, चेंज को मैनेज कैसे करना है जी? प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको पता ही है कि प्रोजेक्ट अफेक्ट्स द डिफाइंड डिलीवरेबल्स एट द टेक्निकल लेवल। यूं समझ लीजिए कि जब हम प्रोग्राम और प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रोग्राम का लेवल हो जाता है स्ट्रेटेजिक, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके कंपोनेंट्स हैं, वो टेक्निकल लेवल है प्रोग्राम के हिसाब से। हम्म। Whereas change within the program affects the delivery of intended benefit at the strategic level। बात समझ आई नहीं? जो हमारे इंटेंडेड बेनिफिट है उनको बड़े बड़ी आंख से आप देखते हैं, बड़ी वुसअत से आप देखते हैं, और आप यूं समझ लीजिए कि आपका दिमाग स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ चल रहा होता है। तो आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे चीजों को सोच रहे होते हैं, और लाजमी बात है कि आप इंटरकनेक्टेड हैं अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ, अपने बॉस के साथ, और वो आपको बताता है कि यार ये तो स्ट्रेटजी बदल गई है, तो आप कहते हैं अच्छा जी कोई बात नहीं है, मैं अपने बेनिफिट्स को उसके हिसाब से टेलर कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। ये है वो वजह जिसकी वजह से इसके अंदर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का एलिमेंट बाकी है। इवन आपके बेनिफिट के अंदर डिलीवरेबल तो वही रहता है ना प्रोजेक्ट का, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो खूब से खूब तर होते हैं। वहां पे आपकी सक्सेस क्या है प्रोजेक्ट में? आप जनाब कम टाइम में पूरा स्कोप कर लें, कम पैसों में काम कर लें, ये आपकी एफिशिएंसी है। यहां पे आपकी एफिशिएंसी है कि आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचें और बेनिफिट्स को ऑप्टिमाइज करें। अच्छा, मैनेजिंग चेंज विद इन अ प्रोग्राम रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बात काफी वाजे है, ऑफ द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटेंडेड बेनिफिट। मतलब एक तो वो है ना, जो आपको जब प्रोग्राम को जन्म दिया गया तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किए गए और इंटेंडेड बेनिफिट बताए गए, लेकिन आपकी इतनी स्ट्रेटेजिक इंसाइट है कि आप स्ट्रेटेजिक, जो आपके ऊपर जो भी कोई स्पॉन्सर है उसके साथ मिलके आप ये डिसाइड करते हैं कि रुख बदल लिया जाए स्ट्रेटेजी के मुताबिक और ये किया जाए। इतनी इंसाइट आपको चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सोचना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, और उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए। बेशक आप स्ट्रेटेजिक मैनेजर नहीं है, ठीक है, हम्म। लेकिन आपको कम से कम उनके साथ इन इक्वल फुटिंग सोचने की जरूरत पड़ती है, ताकि आप अपने प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को और इंटेंडेड बेनिफिट्स को वक्तन फवक्तन अलाइन कर सकें और ऑप्टिमाइज कर सकें। अच्छा सर, जी, आप आ जाती है चेंज। प्रोजेक्ट जी जी। प्रोजेक्ट तो उसने टेक्निकल लेवल बोल दिया। जी जी। तो ऑर्गेनाइजेशन के तो तीन लेवल है ना, एक स्ट्रेटेजिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और टेक्निकल लेवल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रोग्राम है जो कि इंटेंडेड बेनिफिट एट द स्ट्रेटेजिक नहीं 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 लेवल देख रहा है। नहीं नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहे हैं ना, वो तो हमारा इशू ही नहीं है। दैट इज नॉट राइट। आवर इशू। इज कि स्ट्रेटजी किस तरह नीचे ट्रांसलेट होती है। अब बात यह कि ओके। प्रोग्राम के हिसाब से स्ट्रेटेजिक लेवल है ऊपर से लिंक, और टेक्निकल लेवल है नीचे से लिंक। राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव की कोई बात नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेशन तो हो रही है ना, आप प्रोग्राम को एडमिनिस्टर नहीं कर रहे। प्रोग्राम का अपना एक स्टाफ है, प्रोग्राम एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है जी। हम्म। ऊपर का रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। इस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात हम्म। कर रहे हैं कि या तो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है या टेक्निकल लेवल होता है। आपको याद होगा प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन में भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक लेवल है, प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक लेवल है। स्ट्रेटेजिक लेवल। आउटलाइन प्लान के अंदर कोई चीजें ट्वीक करनी है तो वो प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन होती है। और अगर हम्म। निचले लेवल पे डाउन टू दी एक्टिविटी या वर्क पैकेज लेवल कोई चीजें आपने करनी है तो वो टेक्निकल लेवल होगा। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी का मतलब रोलिंग, होता है हम ये एक लोगों ही ने स्ट्रेटजी होती है। रोलिंग रोलिंग फॉरवर्ड रोलिंग कुछ करके बोला था।
हाँ जी, रोलिंग वेव प्लानिंग है वो नीचे वाली। रोलिंग वेव प्लानिंग। यस। तो कहने का मकसद है कि असल में ये दो ही चीजें होती हैं। जब भी आप कोई निजाम चलाते हैं तो एक आपकी ऊपर के लेवल पे स्ट्रेटजी होती है और नीचे के लेवल पे टैक्टिक्स होती है। अब ये आप किसी भी आप प्रोग्राम के अंदर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिंदगी के किसी भी काम के अंदर आप सकते हैं। जो आपका ऊपर का लिंक है वो स्ट्रेटेजिक है, नीचे का लिंक है वो टेक्निकल। तो हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो तो होता है, हर लेवल पे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है। तो उसको हम इसके बराबर का लेवल नहीं कंसिडर करते। हम्म। ठीक हो गया जी। फिर वो कहता है जी, मैनेजिंग चेंज विद इन द प्रोग्राम रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजी, ये तो हमने पढ़ लिया। चेंज टू एनी कंपोनेंट, जो कंपोनेंट आपके हैं within a program may have a direct impact on the delivery of other related component। ये एक एक उसकी एस्पेक्ट है कि क्योंकि मैंने जो कंपोनेंट चलाए या प्रोजेक्ट चला रहा हूं मैं नीचे अपने, मेरे नीचे चल रहे हैं, उनमें से एक से कोई चीज निकलती है वो किसी और प्रोजेक्ट को इनपुट में जाती है। ठीक है ना। तो अगर वो लेट होगा तो वो भी लेट हो जाएगा, लाजमी बात है, वो स्टार्ट ही लेट होगा। तो इसका हम्म। मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक कंपोनेंट के किसी चीज के गलत होने की वजह से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी और कंपोनेंट पे पड़ सकता है। ये एक एस्पेक्ट है। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरे प्रोग्राम पे भी तो पड़ सकता है। खैर वैसे तो पढ़ तो इस तरह से भी रहा है, लेकिन इसको तो खैर संभाला जा सकता है। लेकिन अगर कोई कंपोनेंट जो है वो यूं समझ लीजिए कि प्रोग्राम के लिए नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उसको फौरन बंद करेंगे ना। राइट। पहले करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं सुधर सकता तो उसको आप फारिग कर देंगे। तो ये निसेसिटेट करता है चेंज इन दोज स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स को बदलने की जरूरत है। पहली बात तो आपकी कोशिश ये होगी कि इस कंपोनेंट जो मिसबिहेव कर रहा है, जो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो सुधर जाए। और अगर नहीं सुधरता तो फिर बंद कर दें उसको, नया कंपोनेंट शुरू करें कोई। मगर आपने एज अ प्रोग्राम मैनेजर ये जरूर देखना है कि मैं बेनिफिट नहीं सेक्रीफाइस करने। ये नहीं है कि ये कंपोनेंट बंद हो गया तो अब इससे कोई बेनिफिट खतर हो जाएगा। जो नया कंपोनेंट उसकी जगह शुरू करेंगे वो उससे भी आला तरीके से वो आपको ऑप्टिमाइज बेनिफिट देने की सलाहियत रखता हो। तो वो फिर उस कंपोनेंट को के अंदर कोई किस्म की तब्दीली लाई जा सकती है। अच्छा जी, चेंज ऑफ अ प्रोजेक्ट इज जनरली लोकल टू द प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड टू द टेक्निकल लेवल। अगर अंदरूनी तब्दीली है, किसी और को इफेक्ट नहीं कर रही, तो फिर तो वो अंदरूनी मामला है प्रोजेक्ट का, वो करे अपने मामले को हैंडल करे। लेकिन अगर वो किसी और कंपोनेंट को असर कर रहा है और उसका असर प्रोग्राम के ऊपर भी जा रहा है, लाजमी बात है, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट को असर कर रहा है, उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट प्रोग्राम पे आ रहा है, तो प्रोग्राम मैनेजर वॉन्ट बी वेरी वरीड अबाउट इट। वो उनको कोई हिदायत हिदायत दे के सीधा करके उनको सीधे रास्ते पे लगा देगा। लेकिन अगर कोई मेजर प्रोग्राम के ऊपर नेगेटिव असर आ रहा है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, तो फिर इस स्पेसिफिक कंपोनेंट को चलाना आपके लिए खतरनाक है। ठीक है। फिर आप सोचें कि अब मैं इस बेनिफिट को किस तरह से, मतलब ऑर्केस्ट्रेट करूं कि ये पहले से भी बेहतर हो जाए और ये जो नुकसान हो रहा है ये भी खत्म हो जाए। अच्छा जी, प्रोग्राम्स के अंदर चेंज मैनेजमेंट इज अ की एक्टिविटी। अब वैसे तो की एक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी थी, लेकिन यहाँ क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी को आप डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनेबलिंग स्टेक होल्डर्स टू केयरफुली एनालाइज द नीड फॉर प्रपोज चेंज। जब ये रिक्वेस्ट तो वहीं से आएगी ना, कोई स्टेक होल्डर ही देगा कि जी ये ऐसा नहीं ऐसे कर लेते हैं, तो वो उसको बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करके आपने एनालाइज करना है, उसका इम्पैक्ट देखना है। अप्रोच और प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग चेंज, वो आपने सब चीजें सीधी करनी है। मेरा मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई कसर नहीं हो सकती। प्रोजेक्ट में शायद थोड़ी कसर निकल आए, प्रोजेक्ट की चेंज में शायद थोड़ा बहुत हम केयरलेसली चीजों को हैंडल कर लें। प्रोग्राम लेवल पे यू आर प्लेइंग विद अ ह्यूज चेस बोर्ड, आप ग्लोबल चेस बोर्ड पे आप काम कर रहे हैं और आपको कोई चांस नहीं लेना। तो जो भी प्रोग्राम लेवल की चेंजेस हैं उनको लाजमी बात है बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत है, दानिशमंदी के साथ फैसले करने की जरूरत है। Change management plan, which is part of the program management plan and developed during program preparation, establishes the change management authorities। वहां पे आप ये डिफाइन कर देते हैं शुरू में, जब आप चेंज मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, कि तब्दीलियां प्रोग्राम में कब कब और कैसे कैसे आ सकती हैं,
उसका पूरा मैकेनिज्म और प्रोसीजर आप वहां बता देते हैं, फॉर्मेट बता देते हैं, और ये आपकी प्रोग्राम प्रिपरेशन की स्टेजेस के ऊपर बन चुका होता है। मतलब ये क्योंकि पार्ट है प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान का, तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मुलेशन और प्लानिंग प्लानिंग के अंदर ये काम कंप्लीट हो चुका होता है। तो चेंज मैनेजमेंट की अथॉरिटीज, एस्केलेशन क्या है, किसको जानी है, क्या करना है, सब मैकेनिज्म उसके अंदर डिफाइन होता है। तो अगर आपने अच्छा प्लान बनाया है तो फिर शायद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कोई तब्दीली लाने में। असल में जब हम केयरफुली और प्रोएक्टिवली प्लानिंग नहीं करते तो हम फिर क्या कहते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं। तो जब वही बात है, डिजास्टर आएगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। हम्म। मतलब आप केयरफुल प्लानिंग नहीं की हुई। अगर चेंज मैनेजमेंट प्लान है तो जूं ही कोई चेंज रिक्वेस्ट बनना शुरू होगी, आप अपनी किताबें खोल के बैठ जाएंगे, अच्छा यार ये चेंज आ रही है, इसका क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब है, पहले से ही आप अपने आप को तैयार करके बैठेंगे ताकि हम उसे सही तरह से एड्रेस कर सकें। अगर ये ना होता चेंज मैनेजमेंट प्लान, तो प्रोग्राम मैनेजर जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत में होता। हम्म। एनीवेज, चेंज मैनेजमेंट प्लान तो प्रोजेक्ट का भी होता है, प्रोग्राम का भी होता है, लेकिन प्रोग्राम वाले की हैसियत जरा ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम में चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो फिल्स अ की फंक्शनल रोल एनेबलिंग स्टेक होल्डर्स टू केयरफुली एनालाइज द नीड। जो भी कोई प्रपोज कर रहा है चेंज, वो अपने एंड के ऊपर बताएगा जरूरत क्या है, क्यों कर लाना चाह रहा है वो चेंज, उसका इम्पैक्ट भी वही बताएगा, और अप्रोच भी सर वही एक मिनट बताएगा, दीजिएगा, वही सजेशन। एक जी मिनट दीजिएगा, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं। जी, श्योर श्योर। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, वो कहता है कि चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस जो है, प्रोजेक्ट हो या प्रोग्राम हो, फिल्स अ की फंक्शनल रोल एनेबलिंग स्टेक होल्डर्स टू। अब स्टेक होल्डर की जिम्मेदारियां बता रहा है कि जब वो प्रपोज करे ना चेंज, तो चेंज रिक्वेस्ट का फॉर्म ही ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर वो बताए कि क्या चेंज करनी है, उसका पूरा हम्म। एनालिसिस पेश करे क्यों करनी है, उसका असर हम्म। बताए, इम्पैक्ट क्या होगा, और ये भी बताए कि इस चेंज को लाने के क्या कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, और उनमें से फिर ये बताए कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। और फिर जनाब, ताकि वो जो जो कुछ भी उसने कार्रवाई बताई है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और कम्युनिकेट किया जा सके, ये प्रपोज करने वाले की जिम्मेदारी होती है। जो कोई भी चेंज रिक्वेस्ट प्रपोज करे, वो एम ही नहीं उठ के कह देता कि बस जी एक चेंज कर दो। और हमारा यही ख्याल होता है कि जब वो बस कहेगा स्टेक होल्डर ऐसे नहीं ऐसे कर दो, और हम बैठ के फिर लगे रहेंगे उसके ऊपर बैठ के प्लान करते रहेंगे। वो बकायदा हमें पूरी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, तो हम अपना काम करेंगे। तब ये जो फॉर्म है, जिसे आप, जिस तरह हम ये कह रहे हैं ना कि चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को फिल्स अ की फंक्शनल रोल एनेबलिंग स्टेक होल्डर्स टू, मतलब ये प्रोग्राम मैनेजर बनाएगा, ये जो देखें, फॉर्म उनको जिसके अंदर ट्रेन तो हम करेंगे स्टेक होल्डर्स को कि अगर चेंज कोई आए तो कैसे करनी है, मगर जो फॉर्मेट होगा ना, चेंज रिक्वेस्ट का फॉर्मेट होता है, वो हमने अपने चेंज मैनेजमेंट प्लान के अंदर बना के रखा हुआ है। वो फॉर्मेट हम उनको देंगे या उनके पास होगा, और उनके अंदर लिखा होगा कि अच्छा जी, चेंज क्या आप प्रपोज कर रहे हैं, क्यों प्रपोज कर रहे हैं, उसका एनालिसिस क्या है, मतलब एक तरह की पूरा बिजनेस केस होगा उस चेंज के हवाले से। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि ये बात नहीं है कि वो बस कहेगा ये चेंज कर दो, वो उसको बकायदा पूरी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, और ये भी बताना पड़ेगा कि ये अप्रोच अख्तियार की जाए तो ये चेंज लाई जा सकती है,
और उसको फिर बाकायदा हम इम्प्लीमेंट कर सकें और कम्युनिकेट भी कर सकें। अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी जिम्मेदारी ही प्रपोज करने वाले की है। प्रपोज करने वाला प्रपोज कर रहा है, जब वो हमारे पास हम्म आएगी तो चेंज कंट्रोल वाले लोग बैठेंगे और सोचेंगे कि यार ये चेंज हमारे हिसाब से वायबल है, स्ट्रेटजी के साथ मिलती है नहीं करती है। तो फिर उसके हिसाब से हम अ, उस मतलब वी हैव द पावर कि उसके दिए हुए ऑप्शंस में से हम कोई चूज कर लें, या स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे, नहीं यार आपकी कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, आप दोबारा बना के भेजें। ठीक है जी। हम्म तो उनको कुछ हम हिदायत दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि चेंज रिक्वेस्ट जो है वो प्रॉपरली डिजाइंड होनी चाहिए। मगर ये हम्म याद रहे कि ये प्रिडिक्टिव वाला तरीका है, एजाइल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हम्म ठीक है ना जी। तो एजाइल की उन्होंने अगले स्टैंडर्ड के अंदर उसके ऊपर जिक्र करना शुरू किया है। तो ये बात हो गई जी कन्वेंशनल तरीका जो चेंज मैनेजमेंट का होता है। फिर कहते हैं कि चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है ये भी इस्टेब्लिश करता है कि किसके पास क्या ताकत है, अथॉरिटी क्या है, अप्रूव अप्रूव कौन करेगा। और याद कीजिए कि यहाँ ये भी होता है कि अगर एक स्टेक होल्डर उठ के कह दे कि यार ये चेंज कर दो, भाई बाकियों को भी टीम में शामिल करो। स्टेक एक स्टेक होल्डर की तरफ से नहीं आनी चाहिए, वो कम से कम एक से ज्यादा सर्टन स्टेक होल्डर जो उससे इंपैक्ट होते हैं वो उन सब की तरफ से कलेक्टिवली आनी चाहिए। बजाय इसके ये हर कोई अपने 1.5 इंच की मस्जिद बना के कर रहा है। तो हम एक ऐसी अथॉरिटी बता देते हैं कि चेंज कैसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, दैट सर्टेन स्टेक होल्डर्स एंड टीम मेंबर्स विल हैव टू कलेक्टिवली अप्रूव और डिसअप्रूव द प्रपोज चेंज। आप हम्म एक बंदे हैं, आपने जनाब एक स्टेक होल्डर हैं, आपने एक चेंज रिक्वेस्ट कर दी, तो बाकी स्टेक होल्डर्स को और टीम मेंबर्स को शामिल किया जाएगा। सबको नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोगों को उसके अंदर शामिल किया जाएगा इसकी अप्रूवल के लिए और डिसअप्रूवल के लिए। आल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज कंट्रोल बोर्ड नहीं फैसला करेगा, चेंज कंट्रोल बोर्ड ही फैसला करेगा। लेकिन वहां पे मैं ये कह रहा हूं कि चेंज कंट्रोल बोर्ड में एलिमेंट्स ऑफ वेरियस की स्टेक होल्डर्स एंड टीम मेंबर्स वगैरह वहां पे शामिल होने चाहिए, ताकि वो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर सकें या उसको कहें कि यार ठीक है ये चेंज तो बिल्कुल जायज बनती है, इसको अप्रूव कर देना चाहिए। तो बड़ा मेटिकुलस किस्म का फैसला होता है, और इसके लिए बाकायदा हमने एस्टेब्लिश करनी है अथॉरिटी कि कौन लोग इसको मिल के बैठ के अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे। हम्म प्रोग्राम की चेंज में प्रोग्राम मैनेजर कैसे डील करता है चेंज के साथ, वो चेंज को एड्रेस करता है या अप्रोच करता है अपने प्रोग्राम लेवल पे इन अ फंडामेंटली डिफरेंट वे। अच्छा, वो क्या है? प्रोग्राम मैनेजर डिपेंड ऑन प्री डिटर्मिन्ड कंसिस्टेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। अब उसकी एक्सपेक्टेशन जो कंपोनेंट्स के साथ है वो ये है कि भाई ये मैंने इनको काम दे दिया है, और वही केपीआई शेपीआई या ओकेआर मैंने बना के दे दिए हैं, तो वो मुझे उसके मुताबिक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते रहेंगे। और ये हम्म उसने पहले प्री डिटर्मिन किया हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो इस अप्रोच को एड्रेस करेगा। फॉर कंपोनेंट दैट आर प्रोजेक्ट्स, program manager rightfully expect the projects to be delivered on time, on budget, within scope। क्योंकि प्रोजेक्ट ने तो करना ही ये है, उसका तो काम ही है कि टाइम में काम करे, बजट में करे, स्कोप में करे। जबकि ये रूल्स एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होते। वी आर, जैसे मैंने हमने कहा था कि हम रिलैक्स्ड हैं प्रोग्राम लेवल के ऊपर, वहां पे ये सब चीजें टाइम बजट स्कोप वगैरह बदल भी सकते हैं, लेकिन होते जरूर हैं, लेकिन वहां फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन प्रोजेक्ट से जो ये एक्सपेक्ट करता है प्रोग्राम मैनेजर, वो एक्सपेक्ट करता है कि जनाब ये मेरी तरह काम नहीं करेगा, ऑन ये अपनी टाइम। तरह काम करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे उसको उन क्राइटेरियाज पे पूरा उतरना होगा विद एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ क्वालिटी। ये चौथी चीज आ गई। तो ये वैसे तो 3 प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, स्कोप, टाइम और कॉस्ट, मगर एक चौथा ऑब्जेक्टिव भी कंसिडर किया जाता है। ऑल्दो ये क्वालिटेटिव होता है, ये उनकी तरह क्वांटिटेटिव नहीं होता, लेकिन क्वालिटी को भी हम चौथे ऑब्जेक्टिव के तौर पे प्रोजेक्ट लेवल पे कंसिडर करते हैं। तो ये है जी आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दी प्रोजेक्ट्स जो आपके नीचे आ रहे हैं। जो दूसरे कंपोनेंट हैं जिसके अंदर सब प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जिसमें प्रोग्राम एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो वहां प्रोग्राम मैनेजर शुड रिक्वायर दैट ईच बी परफॉर्म्ड इन अ मैनर दैट विल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द प्रोग्राम आउटकम। देखिए बात यह कि यहाँ पे वो टाइम, कॉस्ट और उन चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि भाई प्रोग्राम
को मैंने कहा था कि तुमने मुझे ये बेनिफिट देना है, या मैंने प्रोग्राम एक्टिविटीज को कहा था कि तुमने ये बेनिफिट यूनिफाई करने हैं और कंसोलिडेट करने हैं, तो और ये एंटीसिपेटेड बेनिफिट आ जाएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो रिड्यूस द नेगेटिव आउटकम, कम अज कम जो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसको कम अज कम करने की जरूरत है, मतलब असर हम्म। जायज करने की जरूरत है अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो दोनों को मैनेज करने का तरीका जरा डिफरेंट। प्रोजेक्ट्स को कैसे डील कर रहा है, वो उनके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से डील कर रहा है। प्रोग्राम, जो सब प्रोग्राम्स हैं, उनको उनको बेनिफिट दिए हुए हैं तो बेनिफिट के हिसाब से कर रहा है। प्रोग्राम एक्टिविटीज को भी बेनिफिट के हिसाब से कर रहा है, लेकिन ये बेनिफिट वो है जो यूनिफाई करना और जोड़ना तोड़ना, वो वाला काम है। तो जो सब प्रोग्राम है वो तो बेनिफिट ही दे रहा है, मुझे कोई एक बेनिफिट दे रहा है, और जो एक या एक से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। प्रोग्राम एक्टिविटीज जो बेनिफिट आ रहे हैं प्रोजेक्ट से, या सॉरी, जो डिलीवरेबल आ रहे हैं प्रोजेक्ट से और जो बेनिफिट आ रहे हैं प्रोग्राम से, उनको सबको यूनिफाई करेगा। उनको पहले तो प्रोजेक्ट वालों वाले जो आउटकम्स हैं उनको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करेगा, प्रोग्राम के बेनिफिट्स को लेगा, इन सबको जोड़ेगा तोड़ेगा जो भी करेगा, और फिर प्रोग्राम एक्टिविटीज इसकी जिम्मेदार है। तो वो मैं ये समझता हूँ कि प्रोग्राम एक्टिविटीज जो है वो डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है प्रोग्राम मैनेजर को इन मेकिंग हिज डिसीजन कि कौन से बेनिफिट किधर लेके जानी है और क्या चीज करनी है। अगर बेनिफिट सही रास्ते पे नहीं जा रहे, प्रोग्राम एक्टिविटीज से पता ये चल रहा है कि यार ये बेनिफिट यूनिफाई नहीं हो पा रहे, कोई मसाइल हैं, तो वहां फिर हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। उनको हो सकता है कि बेनिफिट ही चेंज करने पड़े और वो नए कंपोनेंट बीच में डालने पड़े। तो एक बड़ी हम्म। सल्तनत है जिसके ऊपर प्रोग्राम मैनेजर हुकूमत करता है। फॉर प्रोग्राम कंपोनेंट्स जस्ट एज इन प्रोजेक्ट्स चेंज मैनेजमेंट इज जो एम्प्लॉयड। आखिरी पॉइंट है ना, वो उसका थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ। जी बोलिए। वो ये वाला जो बात है, रिड्यूस द नेगेटिव आउटकम्स, ठीक है। हाँ अच्छा, जी। इस वर्ड के ऊपर जाऊं, विल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द प्रोग्राम्स आउटकम्स हम्म, एंड एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स, हम्म। और रिड्यूस द नेगेटिव आउटकम्स। तो मैं ये वर्ड जब कभी आउटकम देखता हूं तो मैं कहता हूँ ये प्रोजेक्ट्स के आउटकम्स हैं, नहीं, ठीक है। मैंने ये कहा था और आउटकम वो चीज होती है, आउटकम होता बेनिफिट ही है। ठीक है। आउटकम शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, और जो जिसको हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे बेनिफिट कहते हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। ठीक ओके। है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि जो बेनिफिट रियलाइज नहीं हो पाएंगे, जो आउटकम्स आ रहे हैं वो ये निशानदेही कर रहे हैं कि यार ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो कहता है कि उसको वहीं फिक्स करो, उनको रिड्यूस करो उस नेगेटिव आउटकम को, ताकि बेनिफिट को ऑप्टिमाइज किया जा सके। पहली बात तो ये ऊपर वाली बात तो एंटीसिपेटेड बेनिफिट को ऑप्टिमाइज करने की है, और इसमें कह रहा है कि अगर कोई नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट में, पता चल रहा है कि यार ये बेनिफिट अचीव नहीं हो पाएगा, तो कम अज कम हम्म। उसके असर को जितना कम किया जा सकता है उतना कम कर दिया जाए। हम्म। ये मकसद था जी। राइट। अच्छा, ये वही बात है जी, प्रोग्राम कंपोनेंट्स में प्रोजेक्ट्स को तो हम ऐसे हैंडल करते हैं, उनको स्केड्यूल कॉस्ट और उसके हिसाब से। प्रोग्राम मैनेजर जो है कैन क्रिएट न्यू कंपोनेंट्स एंड कैंसिल एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं क्यों करता है। दिस चेंज इज मेड टू इंश्योर द ऑप्टिमल डिलीवरी ऑफ बेनिफिट, ये है जी हमारा मकसद, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स, ये काम हमने करना है। और ये हमने ताकत हमारे पास है हाँ, कि हम इस तरह की तब्दीलियां ला के कंपोनेंट हाँ, बंद कर दो, हमने कर दो। जी जी। हमने ये देखा कि अगर एक कंपोनेंट हम्म, कंपोनेंट एज एन अ प्रोजेक्ट नहीं हाँ फायदा देता तो उसको खत्म करके तो दूसरा हम कंपोनेंट जी इनिशिएट कर बिल्कुल। सकते हैं, वी कैन ठीक है। डिजाइन अ न्यू कंपोनेंट और हम उसको वहां बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन लाजमी बात है कि ये राइट। प्रोग्राम चेंज है और इसका अप्रूवल ऊपर से आएगा। ठीक है जी। मतलब राइट। ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर की अथॉरिटी में है, लेकिन लाजमी बात है कि इसके ऊपर भी तो कोई बॉस बैठे हैं ना, तो ऐसी जो चेंजेस हैं वो डिस्कस करेगा ना स्ट्रेटेजिक लोगों के साथ जाके कि जनाब ये चीज है, इससे ये चीज गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करने के लिए हम अगर ऐसा कर लें और इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को बंद करके दूसरा शुरू कर दें। ऑल दो अथॉरिटी प्रोग्राम मैनेजर ही की है, लेकिन वो इसकी बाकायदा प्रोग्राम चेंज रिक्वेस्ट करेगा। अगर हम मतलब हमने सब प्रोजेक्ट का तो टर्म नहीं पढ़ी, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर कुछ छोटी छोटी और एक्टिविटीज, मतलब अगर वो प्रोजेक्ट बंद करने की जरूरत है, अगर उससे एसोसिएटेड एक और प्रोजेक्ट उसको सपोर्ट कर सकता हो, इस तरह से कोई काम नहीं हो सकता।
हो सकता है ना, अभी आप देखें ना कि मैं इधर से जब इसको बंद करूंगा, जो मेरा माल खाया जा रहा है और मुझे वो रिजल्ट नहीं दे रहा, तो ये सारे इसके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो जाएंगे मुझे। राइट। तो मैं जो नया कंपोनेंट शुरू कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर उन रिसोर्सेज को कर दूंगा। तो मैं रिसोर्सेज भी इधर से उधर कर सकता हूँ एज अ प्रोग्राम मैनेजर। ठीक है। तो हमने रिसोर्सेज भी हैं। मतलब ठीक है, हाँ, सब सब प्रोग्राम तो हमने पढ़ा था, लेकिन हाँ। सब प्रोजेक्ट, आई एम सब श्योर हमने प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट की टर्म कोई नहीं पढ़ी, लेकिन सब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। हाँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तो अंदर वो तो हमारे साइंस पास तो, ये। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइंस तो वही चलेगी ना। प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होंगे वो उसी राइट। माइंडसेट के साथ चलेंगे जो पीएमबीओके का है। उनके साथ राइट। सब प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। मैं मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि एक प्रोजेक्ट, एक कंपोनेंट जो आपको फायदा नहीं दे रहा, उसको बंद करके ही दूसरा जरूरी है कि वो साथ नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ये कहा, पहले तो हम कंपोनेंट उसको चला दे। फिक्स करने की कोशिश करेंगे ना। पहले हम हम्म। देखेंगे ये ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हमें ठीक है। जो बेनिफिट लेना है, जो नई डायरेक्शन बन रही है, उसमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती कि यार इसको ठीक करने में बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो लेट्स डू इट के इसको बंद ही कर देते हैं और हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करते हैं जो डायरेक्टली हमें बेनिफिट को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। हम्म। हम्म। तो मतलब ये कि किसी जगह पे आपने वेस्टेज नहीं होने देनी। अगर कंपोनेंट को ठीक काम नहीं हो रहा और हमें नजर आ रहा है कि ये बेनिफिट नहीं दे पा रहा, तो हम फिर फटाफट अपने आप को रीअलाइन कर सकते हैं। राइट। सर प्रोजेक्ट्स के हम अंदर जी। इस वाली स्लाइड तक देख लेते हैं, ऐसे आगे चले, मतलब ठीक है, साढ़े नहीं 9 तक। इसको इसको कर लेते हैं। जी। अच्छा, जहां तक प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, प्रोजेक्ट चेंज की बात हो रही है अभी। चेंज मैनेजमेंट इज एम्प्लॉयड टू हेल्प द प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम एंड द स्टेक होल्डर। ये प्रोजेक्ट लेवल की बात हो रही है, बिल्कुल जो प्रोजेक्ट में पीएमपी में आपने पढ़ा था, ये उसकी बात हो रही है। ये उसको एक तरह से आपको रिफ्रेश कर रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर टीम और स्टेक होल्डर्स की मदद के लिए आप मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं कि कितनी वेरिएंस होगी, स्केड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, याद है ना आपको। जी। 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 स्कोप में कितना आप आगे पीछे चले गए हैं, फिर उसके हिसाब से हम उसका सारा हिसाब किताब करते हैं, एट्रीब्यूट बनाते हैं और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लान्ड आउटपुट। If a change is required that impacts the cost, schedule, scope, quality, ये वही बातें जो अभी हमने आपसे की थी, और जो आपके expected results हैं, then a change request is developed to modify either the cost, schedule or intended outputs. वहां मतलब ये एक तरह की रिवीजन है प्रोजेक्ट की चेंज की। ये प्रोजेक्ट की चेंज तो बस इतनी सी होती है। प्रोग्राम की चेंज बड़ी बला है, बड़ी चीज है। मुझे जरा देखने दें कि तो ये पूरी चलती जाएगी, इस स्लाइड से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। सर मैं मानना चाहता हूँ नहीं नहीं, कोई आज बात कोई थोड़ा बात। सा हमें एक आध बिल्कुल सही है। मतलब इनको फास्ट फॉरवर्डली चलेंगे, लेकिन ये है कि हाँ आज काफी दिन के बाद पढ़ा, तो हाँ हालांकि इतनी देर पढ़ने के बाद अभी लगा कि यार अच्छा अभी तो घंटा भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। ठीक है। नहीं, कोई मसला सर नहीं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल मिलते हैं मैं थोड़ा जनाब। सा कर चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर। थैंक यू वेरी मच, टेक अच्छा केयर। ये देखिएगा सर जरूर, वो सर्टिफिकेट्स का है, खासतौर पे मैं पीएमआई देखूँ, के रेफरेंस में, मैं देखूँ। तो इसे देखिए। ओके। ओके डियर, थैंक शुक्रिया यू, सर, खुदा अस्सलाम हाफिज। वालेकुम।